आज हम कफ दोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम जैसे कि जानते हैं कि तीन तरीके के दोष होते हैं, दैट इज वात, पित्त और कफ। तो वात और पित्त के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम कफ दोष के बारे में जानेंगे। तो कफ दोष बेसिकली क्या है, या उसको कफ बुलाने के पीछे का रीजन क्या है, कफ दोष एग्जैक्टली कहाँ पाया जाता है, कफ दोष अगर बढ़ जाए शरीर में तो क्या होता है, कफ दोष की क्षय हो जाए यानी कि कम हो जाए तो बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, कफ दोष रिलेटेड क्या क्या व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं, उन व्याधियों को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हम ये सारी चीजें जो है वो आज देखने वाले हैं। तो बेसिकली कैसा होता है कि जो शरीर है या ये जो दुनिया है वो किससे, पार्टिकल से बनी हुई है, फाइन परमाणुओं से बनी हुई है, ठीक है। तो वो परमाणुओं को चिपक कर रहने के लिए या उनके अंदर एक जो बॉन्ड तैयार होता है, वो बॉन्ड तैयार होने के लिए किसी स्नेह की जरूरत होती है, किसी स्टिकी प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये आपस में चिपक कर रहे। तो वो जो स्टिकी नेचर है वो किसकी वजह से आता है, हम पांच महाभूतों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उन पांच महाभूतों में से जो आप महाभूत होता है यानी कि जल महाभूत होता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि उसके अंदर एक स्नेह की क्वालिटी होती है, ठीक है। तो वो स्नेह की क्वालिटी या आर्द्रता की जो क्वालिटी होती है, दैट इज वो चिपका के रखने का जो नेचर है उसका, ठीक है, वो क्या करता है कि पार्टिकल्स को चिपका कर रखता है। अब जब पार्टिकल्स चिपके हुए रहते हैं तो उनके अंदर गुरुत्व आती है, दैट इज हेवीनेस आती है। अभी ये एक है, ठीक है, और ये पूरा हाथ है, तो डिफरेंस आ जाता है। तो जब हम एक साथ किसी पार्टिकल को जुड़ा हुआ पाते हैं तो उसके अंदर एक हेवीनेस आ जाता है, वो हेवीनेस उस आप महाभूत की वजह से होता है। और वो जो हेवीनेस एक साथ जुड़ने की वजह से आता है, उसके अंदर जो वेट क्रिएट होता है वो पृथ्वी महाभूत की वजह से होता है। तो जिस चीज में पृथ्वी और आप महाभूत दोनों ही महाभूत जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस क्वालिटी में है, वो है कफ दोष, ठीक है। तो ये जो स्निग्धता यानी कि जो चिपकाने का जो कार्य है, पार्टिकल्स को जोड़े रखने का कार्य है, जो स्थिरता लाने का जो पोटेंसी है बॉडी में भी, ठीक है, बॉडी भी है हमारी, उसके अंदर के जो सेल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, उसके पीछे का रीजन है कि एक स्लाइमी मटेरियल है जो कि उन सारी चीजों को चिपकाया हुआ है, जो वो फ्लूइड है जो पूरे सेल्स को जोड़ के रखा है आपस में, उस फ्लूइड को हम कफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस कफ दोष के बारे में पढ़ेंगे कि बॉडी में अगर ये कफ दोष यानी कि ये जो स्लाइमी टेक्सचर है या ये जो आप महाभूत प्राधान्य चीज है, अगर वो कम या ज्यादा हो जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है, वो बॉडी में किस तरीके से काम करती है, हम वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कफ दोष की पहले उन्होंने निरुक्ति दी हुई है कि कफ किसके कहते हैं, ठीक है। तो श्लिष आलिंगन ही श्लेष्मिते, तो श्लेष्मा शब्द अलिंगनार्थ श्लिष धातु से सिद्ध किया गया है। बेसिकली तो कफ शब्द विग्रह कहाँ से आया है, तो वो देख लेते हैं कि कफ शब्द बना किस तरीके से, या इसे कफ ही क्यों कहते हैं। केन जलेन फलति ही निष्पगति ही इति कफः, यानी कि जल महाभूत ही जिसकी उत्पत्ति या पुष्टि का जो रीजन है उसे हम कफ कहते हैं। यानी कि क्या, केन जलेन फलिति निष्पगते इति कपह, जल महाभूत जिसकी उत्पत्ति और पुष्टि क्या रीजन है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आप यानी कि जल महाभूत जिसका मेन रीजन है, जिसकी वजह से ही बॉडी जो है पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है, वो जो स्नेह गुण है उसके अंदर का, वो इस कप, ठीक है। तो कफ दोष के गुण देख लेंगे अब हम कि कफ दोष एग्जैक्टली किस तरीके से है। फिर शरीर का दोष देखने के पहले हम ये देख लेते हैं कि शरीर का जो संगठन है वो किस हिसाब से है। हमने ये श्लोक देखा होगा कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम, यानी कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन सबका जो संयोग या इन सबको जो जोड़ने का काम करता है वो है कफ दोष, ठीक है। ये एक बात आप देख लीजिए। फिर उसके बाद सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम, ये एक श्लोक हमने पदार्थ विज्ञान में देखा हुआ है। इसके पीछे का आंसर क्या है कि हमेशा जिस चीज से जिस चीज की वृद्धि हो सकती है, सामान्य ही सामान्य की वृद्धि का कारण होता है। तो जब भी हमको कफ को बढ़ाना होगा या हमें किसी धातु को बढ़ाना होगा तो वो धातु के पीछे या उस दोष के पीछे सेम रिलेटेड जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। तो अब जब हम गुण देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस गुण से बना हुआ है। तो जब भी कफ में वृद्धि होगी तो हमें ध्यान देना है कि हमें वो सारी चीजों को नहीं सेवन करना, और अगर कफ में क्षय हो रहा है तो हमें ध्यान देना है कि इसके जो गुण धर्म वाली चीज है हमें उसका सेवन करना है।
ये देख लेते हैं कि कफ दोष का गुण क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है श्लोक में कि स्निग्ध शीतो गुरु मंधस लक्षण मृत स्थिर कपा, अष्टांग हृदय का श्लोक है। अब जब आप फर्स्ट ईयर के हिसाब से हम जब देखते हैं तो आपके लिए अष्टांग हृदय के श्लोक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक बेसिकली आपको शारीरिक क्रिया के लिए भी यूज हो जाएंगे और दूसरा आपको अष्टांग में भी यूज हो जाएंगे अगर आप सिर्फ अष्टांग के श्लोक पाठ करते हो। तो पहले आपको अष्टांग के श्लोक पे फोकस करना है, उसके बाद आप चरक या सुश्रुत आपको जो भी बेनिफिशियल लगे आप वो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद चरक में कहा गया है कि गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला श्लेष्मणा प्रशमन यंती विपरीत गुणेर गुणा। यानी कि क्या? अभी श्लेष्मा के गुण, श्लेष्मा यानी कफ को कहा गया है, तो श्लेष्मा के गुण क्या क्या बताए हैं कि गुरु शीत मृदु स्निग्ध स्थिर पिच्छिल और श्लक्षण प्रकृतिभूत मधुर रस है इसका, और विकृत अवस्था में लवण रस है। यानी कि दो रस इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर में बहुत ज्यादा मधुर रस आप सेवन कर रहे हो तो कफ की वृद्धि होगी, और अगर कफ विकृत हो गया है तो लवण रस की वृद्धि होती है। ठीक है, लवण रस की वजह से कफ जो है विकृत हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि मधुर रस जो है वो शीत गुणात्मक है, जहां पे भी ठंडा रहेगा। आप महाभूत से बना हुआ है कफ दोष, आप महाभूत से बना है कफ दोष। ठीक है, अब ये कफ दोष कैसे बढ़ेगा? तो ये मधुर रस से बढ़ेगा। मधुर रस अगेन जो है वो शीत है, शीत जो भी चीज होगी वो अगेन आप महाभूत को बढ़ाएगी। तो ये ऐसे इस तरीके से चक्र में है। ठीक है, और यही चीज जब आप लवण रस पे जाते हो, लवण रस जो है वो उष्ण है। ठीक है, वो पित्त को बढ़ाने का काम करता है। लवण रस बेसिकली आप महाभूत के ऑपोजिट काम करेगा। वो उष्ण है तो जाहिर सी बात है वो आपको कम करेगा, और मधुर जितनी भी ठंडी चीज है उसको कम करेगा, अग्नि को और ज्यादा बढ़ाएगा। जहां पे भी अग्नि बढ़ेगी तो क्या होगा कि वहां पे अगर चिकनाहट है तो वो कम होगा, वो जलन से कम होता जाएगा। तो इस तरीके से कफ विकृत होगा। तो लवण रस विकृत अवस्था में और मधुर रस उसकी प्राकृत अवस्था में। ठीक है, तो अब हम एक एक श्लोक के अंदर जो गुण दिए हुए हैं वो उस गुण को देख लेते हैं कि उस गुण के बारे में उन्होंने क्यों ये गुण मेंशन किए हैं। अब गुरु गुण, गुरु जो इसके अंदर का गुण है वो बॉडी के अंदर जो है वो हेवीनेस लेकर आता है। जब भी कोई चीज भारी है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, उसको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है। अगर वही चीज बहुत ज्यादा लाइट है या हल्की है तो उसको डिस्ट्रॉय करना इजी हो जाता है। सेम गोज विथ योर बॉडी। अगर बॉडी के सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, तो क्या होगा? हम बार बार बीमार गिरने लगेंगे। हमें बार बार बीमार नहीं गिरना है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। तो उसके लिए बॉडी के अंदर हेवीनेस होना, एट सम पॉइंट स्निग्धता रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेंटेन रखने का काम कौन करता है? तो ये मेंटेन रखने का काम कफ दोष करता है। इसके लिए उसे गुरु गुण बताया गया। फिर उसके बाद शीत, शीत यानी कि ठंडा हर जगह। अब जो बॉडी के अंदर ब्लड नाम का जो चीज है, यानी कि रक्त जो है वो उष्ण होता है। ठीक है, अगर बॉडी में उष्णता है तो उसके ऑपोजिट भी चीज होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि गर्म से बॉडी जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब भी कहीं पे कट वगैरह होता है तो वहां पे सपोज यहाँ पे मुझे कट हो गया तो यहाँ पे कोएगुलेशन का काम होना जरूरी है। अगर कोएगुलेशन का काम नहीं होगा तो क्या होगा? खून निकलता जाएगा और वो बह जाएगा। क्योंकि रक्त जो होता है वो उष्ण होता है तो उसके अंदर कोएगुलेशन की एक्टिविटी लाने के लिए पित्त काम नहीं करता। वहां शीत गुणात्मक जो कफ होता है, कफ रक्त पे अपना काम करता है, जिसकी वजह से कोएगुलेशन की एक्टिविटी होती है और खून जो है निकलना बंद हो जाता है, जिसको हम ये कहते हैं कि रक्तम स्कंदयते हीमा। स्कंदयते हीमा, यानी कि क्या कि शीत गुण की वजह से इसका जो प्रसारण का जो प्रक्रिया है, यानी कि जो फ्लोइंग नेचर है वो शीत गुण की वजह से रुक जाती है। तो इस तरीके से कफ दोष का जो शीत गुण है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए? रक्त स्तंभन के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मृदु,
मृदु यानी कि क्या, कोई भी चीज को सॉफ्ट मेंटेन रखना, सॉफ्ट रखना। अगर हमारे मसल्स वगैरह है ये एकदम से ज्यादा कड़क हो जाएंगे तो क्या होगा कि बॉडी स्टिफ हो जाएगी, अकड़ जाएगी। अकड़न नहीं चाहिए हमें, कोई भी चीज में सॉफ्टनेस चाहिए। तो वो सॉफ्टनेस किस लिए आती है? अब हड्डियां ऑलरेडी कड़क है, उसको जो प्रोटेक्ट कर रही है चीज वो मुलायम चाहिए। तो वो मृदु नेचर जो है वो इसके अंदर से आता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इसका एक गुण जो है वो मृदु दिया हुआ है। मृदु का सिंपल अर्थ है कि वहां पे सॉफ्ट करती है, ये हर एक चीज को आराम से लेके जाने में हेल्प आउट करती है। फिर उसके बाद स्निग्ध। स्निग्ध यानी कि चिपचिपापन। जैसे कि घृत, तेल आदि जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? चिपचिपे होते हैं। वो एक स्लाइमी नेचर, मतलब यानी कि एक फिसलन जैसा प्रोवाइड करते हैं। अगर स्निग्धता नहीं होगी बॉडी में तो रुक्षता ज्यादा बढ़ेगी। रुक्षता किसका गुण है? वात का गुण है। तो वात को कम करने के लिए उसका जो ऑपोजिट ये है वो स्निग्ध गुण है। दैट इज, रुक्ष गुण को कम करने के लिए स्निग्ध गुण इंपॉर्टेंट है। वो स्निग्ध गुण जो है वो कफ दोष के अंदर है। अब ये स्निग्ध गुण कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है? कि जिस तरीके से बॉडी में अगर रुक्षता निर्माण होगी, दैट इज बहुत ज्यादा लाइटनेस डेवलप हो जाएगा। अब वो लाइटनेस अगर बहुत ज्यादा डेवलप होगा तो बॉडी क्या होगी? डिस्ट्रॉय होने लगेगी। अगेन बहुत ज्यादा हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, हड्डियों में जान नहीं है, इस तरीके से फील होने लगेगा। हम कोई भी चीज को इजीली उठा नहीं पाएंगे। तो कोई भी चीज को इजीली उठाने के लिए आपके बॉडी में वेट की जरूरत है। आपकी बॉडी का अगर वेट रहेगा तब आप दूसरे वेट को इजीली पिकअप कर सकते हो। तो वो जो बल यानी कि जो आपके बॉडी को ताकत प्रोवाइड करने का जो काम है वो कफ दोष करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्निग्ध गुण बताया हुआ है। तो वो जो स्निग्ध गुण है उसके कारण ही बल प्रदान होता है। दैट इज, आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। तो वो स्ट्रॉन्ग नेचर जो है वो स्निग्ध गुण के कारण होता है। दूसरा, अगर ये चीज खरदूरी है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज खरदूरी है, ये खरदूरी होने की वजह से यहाँ से कुछ भी पास होगा अगर, तो ये क्या होगा? यहाँ यहाँ अटक जाएगा, इजीली पास नहीं हो पाएगा। खरदूरा करने का काम या खर जो नेचर है वो अगेन वात दोष का है। अगर वहां पे उसको कम करना है या बैलेंस बनाए रखना है तो उसके ऊपर स्निग्धता लानी जरूरी है। इवन तो अगर ये इस तरीके से है बट इसके ऊपर अगर एक सिल्की पैटर्न या स्लाइमी नेचर आ जाए, चिपचिकनाहट आ जाए, तो क्या होगा कि ये इजीली यहाँ से चीजें मूवेबल हो सकती हैं। तो वो चीजों को मूवेबल करने का काम जो है वो कफ दोष का है, क्योंकि वो एक चिकनाहट या एक अच्छा लेयर प्रोवाइड करती है। अब ये लेयर बेसिकली मैं कहाँ की बात कर रही हूँ? आपके पेट की बात कर रही हूँ। तो पेट में या बॉडी के कहीं भी कोई भी रीजन जहां पे भी चिकनाहट होती है, चाहे फिर वो आपके नोज की एरिया हो जाए, फिर वो आपके पेट के ऊपर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हो जाए, तो जहां पे भी म्यूकस वाला पार्ट है, जहां पे भी चिकनाहट है, तो वो सारी रीजन जो है वो स्निग्धता जो है वो कफ दोष की वजह से उत्पन्न होती है। तो इसलिए स्निग्ध गुण जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो कफ दोष का पार्ट है। स्थिर। स्थिर यानी कोई भी चीज को मेंटेन रखना, अब स्टेबल रखना। ठीक है, तो स्थिर गुण इंपॉर्टेंट क्यों है? कि बॉडी है अगर बहुत ज्यादा हल्की हो जाएगी, कोई भी गुण भागता रहेगा। अगर मल है, ठीक है, मल के अंदर स्थिर गुण लाना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप मल की प्रवृत्ति यानी कि मल का वेग जो है वो दिन में एक बार या दो बार ही आप निकाल सकते हो। पूरा पूरा टाइम आपने खाया और निकलता गया, खाया और निकलता गया, तो इंसान क्या होगा? प्रॉपर स्टेबल नहीं रह सकता, ये उसके डेली रूटीन का हिस्सा नहीं बन सकता। तो स्थिर गुण यहाँ पे चीजों को बॉडी में सेटल डाउन रखने में हेल्प करती है कि ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह पे सेटल रहेंगे, मल है वो अपनी जगह पे सेटल रहेगा। अगर एक्सेस उसकी प्रवृत्ति हो गई तो मल का क्षय हो जाएगा। दैट मीन्स बॉडी में से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेसेसरी है वो भी निकल जाएंगे। तो बॉडी के जो एलिमेंट्स नेसेसरी है उनको रुकना या उनको स्टेबलाइज करने के लिए स्थिर गुण इंपॉर्टेंट है, जो कि कफ का हिस्सा है। ठीक है, फिर उसके बाद पिच्छील बताया है। पिच्छील अगेन स्लाइमी नेचर यानी कि चिपचिपापन। जैसे कि हमारी अस्थियां हैं, ठीक है, अस्थियों के पास जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि उस वहां पे क्रैक उत्पन्न नहीं होने देता, हमारी मूवमेंट जो है वो इजी कर देता है। तो वो इजी मूवमेंट्स या कहीं पे भी फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होना, वो पिच्छिलता, वो गुरुता, ये जो चीज है वो किसके अंदर है?
कफ दोष के अंदर है, तो ये गुण पिछील जो है वो हेल्प आउट करता है, कहीं पे भी फ्रिक्शन ना होने पाए। अगेन यहाँ पे वापस से ये जो स्किन के ऊपर लेयर उत्पन्न होने का काम करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे कट आ गया तो इसके ऊपर धीरे धीरे एक आपने नोटिस किया होगा कि चिपचिपा सा पहले एक फ्लूइड जैसे निकलना स्टार्ट हो जाता है, जब ये हील होने लगता है तो वो जो फ्लूइड है वो आपका कफ है, ठीक है। तो इस तरीके का काम जो है वो पिछील नेचर करता है कफ दोष का। फिर उसके बाद स्लक्षण, स्लक्षण यानी कि क्या, ये स्मूथ, कहीं पे भी किसी भी रीजन को स्मूथ बनाए रखना, या कहीं पे भी किसी भी चीज को ऐसे आकर्षित करना, खरदुड़ा ना रखना, स्मूथ बनाए रखना, ये जो चीज है वो कफ दोष का गुण है, ठीक है। ये कफ दोष करता है। तो इस तरीके से ये कफ दोष के गुण हमने देख लिए कि ये एक एक गुण हमने प्रॉपरली पढ़े कि किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। अब कफ दोष बॉडी में किस किस अवस्था में रहता है। जब कफ दोष का बताया गया कि जब हम बच्चे रहते हैं, बचपन की अवस्था में कफ दोष जो है सबसे ज्यादा प्रबल रहता है। फिर जब हम युवा अवस्था में रहते हैं तो कफ दोष मीडियम में रहता है, और सबसे ज्यादा कम या विकृत अवस्था में वो जब हम वृद्ध में जाते हैं, दैट इज ओल्ड एज में, सबसे ज्यादा कम रहता है। ठीक इसका ऑपोजिट वात होता है। वात जो है वो बचपन में सबसे ज्यादा कम होता है, और बुढ़ेपन में यानी कि ओल्ड एज में वो सबसे ज्यादा होता है। इस यही रीजन है कि कफ के अंदर गुरुता होती है, कफ के अंदर जो है वो शीतता होती है, मृदुनेस होता है। ये सारे लक्षण जो है हमें बच्चों में देखने मिलते हैं। बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। बच्चे जो होते हैं वो पूरा टाइम ऐसे सोने के लिए व्याकुल रहते हैं, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं बच्चे। उसके उनकी जो नेत्र वगैरह होती है या उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर का जो टेक्सचर होता है वो कुछ अलग ही तरीके से होता है। तो ये सारे जो गुण है वो कफ के हैं। और यही चीज जब हम बुढ़ापे में देखते हैं तो बुढ़े जो होते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारे हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उनकी बॉडी जो है ऐसे पूरी झुर्रियों से भरी हुई होती है, स्किन जो है वो उतनी लक्ष्यरस नहीं दिखाई देती है। वो सारे गुण जो होते हैं वो वात दोष की वजह से उनकी बॉडी में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि कफ दोष का स्थान क्या है। तो कफ दोष का स्थान बताया है, ते व्यापिनो अपि रुन्नाभयो ऊर्ध्व मध्यो अध्यो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया। क्या बोला उन्होंने, ते व्यापिनो अपि रुन्नाभयो अध्यो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया, यानी कि नाभि के ऊपर कफ का स्थान बताया गया, ऊर्ध्व, ठीक है। मध्य में जो है वो पित्त का स्थान बताया गया है, और अधम भाग में वात का स्थान बताया गया है। ऊपर के रीजन में कफ, बीच के रीजन में पित्त, और अध के रीजन में वात माना गया। ऊपर के रीजन में यानी कि जो उरह प्रदेश है, नाभि के ऊपर का जो रीजन है वो आमाशय आ गया आपका, उरह प्रदेश आ गया, कंठ आ गया, शीर आ गया, ये सारे जो रीजन है वो आते हैं कफदोष के अंदर, वो कफदोष के प्रोमिनेंट स्थान है। फिर उसके बाद मध्य यानी कि जो आपका पक्वाशय का रीजन आ गया, ग्रहणी यानी कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो आ गया, वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है पित्त का यानी कि अग्नि। और फिर उसके बाद नीचे यानी कि पेल्विक रीजन आ गया। फिर उसके बाद आपके एक्सक्रीटरी मोशंस वगैरह, रिप्रोडक्शन का जो एरिया आ गया, हड्डियां आ गई बड़ी बड़ी, ये सारे आते हैं वात के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद अष्टांग हृदय के श्लोक में उन्होंने क्या कहा है, उरह कंठ शीर क्लोम पर्वणाम आमाशयो रसः मेधो ग्राणम च जिह्वा च कफस्य सूतर। यानी कि क्या, कि आमाशय और उरह स्थल, आमाशय यानी कि स्टमक एरिया, ठीक है। तो वो रीजन, और उरह स्थल यानी कि ऊपर आपके चेस्ट रीजन के बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो है वो श्लेष्मा का प्रधान स्थान है, यानी कि प्रोमिनेंट एरिया है चेस्ट रीजन और आपका आमाशय। तो चेस्ट रीजन के साथ आ जाता है आपका कंठ, शीर, क्लोम एक्सेट्रा, ये जितने भी रीजन जहां पे भी म्यूकस या सॉफ्टनेस बहुत ज्यादा है, बहुत डेलिकेटेड ऑर्गन्स है, हृदय भी आपका हो गया, तो ये सारे आते हैं प्रधान स्थान यानी कि कफ के स्थान पे, ठीक है।
इनकी यही प्रधानता इनके विकृत श्लेष्मा के मूलाशय होने के कारण विशेषताएं हैं। इसके अलावा कंठ, शीर, क्लोम, पर्वणी, संधि, मेद, ग्राण, जीवा आदि स्थान है। हर वो जगह जहाँ पे एक स्टिकी नेचर आपको मिलता है, एक स्लाइमी नेचर या सॉफ्ट नेचर मिलता है ऑर्गन्स का, वो सारी ही जगह जो है वो कफ की है। अब यहाँ पे कफ के प्राकृत कर्म बताए हैं उन्होंने कि कफ क्या क्या काम करता है बॉडी में, या कफ क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी में। तो यहाँ पे श्लोक देख लेते हैं हम अष्टांग हृदय का, कि श्लेष्मा स्थिर तत्व, स्निग्ध तत्व, संधि बंधन, समाधि भी। ये अष्टांग हृदय का श्लोक हो गया। अब चरक जी ने क्या कहा है कि स्नेहो बंध स्थिर तत्व च गौरव मृष्यता बलम क्षमा ध्रुति लोभस्य कप कर्म विकार जब। तो शरीर में स्नेह नाम, यानी कि शरीर में बॉडी में कहीं पे भी जो स्निग्धता उत्पन्न होती है, यानी कि बॉडी में कहीं पे भी जो लिक्विड मटेरियल है उसको, या सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, तो वो सारी चीजें जो है कफ दोष का काम है। जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे कट आ गया, तो इस कट को हील करने का, फिर इस जगह को स्मूथन करने का काम वापस कौन करेगा, वो कफ दोष करेगा। सेकेंडली, मेरी आंखें बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, तो वहां की जो ड्राइनेस है उसको हटाकर वापस आंखों को मॉइस्चर करने का काम कौन करेगा, कफ दोष करेगा। तो बॉडी में कहीं पे भी जो स्निग्धता है, ठीक है, उसको मेंटेन रखने का काम, यानी मॉइस्चर मेंटेन रखने का काम, अच्छी तरीके से फ्रिक्शन को हटाने का काम जो है वो कफ दोष करता है। स्नेहन का काम, ऑयलिंग का काम जो है वो कफ दोष करता है। फिर उसके बाद अगर कफ दोष प्राकृत तरीके से अगर वो स्निग्धता का काम या स्नेहन का काम नहीं करेगा, तो क्या होगा कि पित्त का जो उष्ण गुण है, ठीक है, पित्त के उष्ण गुण की वजह से बहुत ज्यादा रुक्षता निर्माण हो जाएगी। यानी कि क्या, कि अगर सपोज यहाँ पे मैं आग लगा दूं, तो आग की जो लपटें हैं वो क्या करेंगी, ऊपर की जगह को जला देंगे। ऊपर की जगह जल गई तो वहां क्या होगा, खड़धुड़ा नेचर आ जाएगा। यानी कि पित्त भी बढ़ेगा, वात भी बढ़ेगा। इन दोनों को कंट्रोल में रखने के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो मैं क्या करूंगी कि इसके ऊपर पानी डाल दूंगी ताकि इसकी लपटें नीचे हो जाए, और उसको मैं वापस से हील अप कर दूंगी, यानी कि सीमेंट वेमेंट लगा के उसको ठीक कर दूंगी। तो ये सीमेंटिंग का काम, इसमें पानी डालने का काम, ये जो है वो स्निग्ध नेचर करेगा। यानी पित्त और वात को कम करने का काम स्निग्ध नेचर ऑफ कफ दोष करता है। तो इसके लिए स्नेहन ये कर्म है कफ दोष का। व्रण तो मैंने बताया कि वुंड हीलिंग का काम भी। फिर उसके बाद स्थिर तत्व, स्थिर तत्व यानी कि कहीं पे भी स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम, वो इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि अभी यहाँ पे मेरी स्किन पूरी जुड़ी हुई है, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन करेगा, कफ दोष इन सबको चिपका कर नहीं रखेगा, तो क्या होगा, सारे सेल्स अलग हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबिलिटी ना हो इसके लिए वहां पे कफ दोष स्थिर तत्व का काम करता है, यानी स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है। चाहे फिर वो आपकी हड्डियों के बीच की स्टेबिलिटी हो, दैट इज हड्डियों के बीच में वो जो फ्लूइड डालकर उसको प्रॉपरली फ्रिक्शनलेस करने का काम, वो भी स्टेबिलिटी का काम है, तो वो भी कफ दोष करता है। फिर आपकी इंटेस्टाइनल एक्टिविटी है, वो प्रॉपरली हो, टाइम टाइम से हो, कभी भी उठ के ना हो, वो मेंटेन करने का काम कफ दोष करता है, वो भी स्टेबिलिटी का काम है। तो जितने भी बॉडी में फॉर्मनेस लाने का या स्टेबिलिटी लाने का काम है, वो स्थिर तत्व कर्म जो है वो कफ दोष का है। फिर उसके बाद संधि, यानी कि जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उन सबको फ्रिक्शनलेस, जैसे कि मैंने कहा, अगर ये जॉइंट, दो जॉइंट्स के बीच में कोई फ्लूइड नहीं होगा, स्नेहन नहीं होगा, तो ये क्या होंगे, आपस में लड़ेंगे। आप चल पाओगे नहीं। तो इजी मूवमेंट के लिए जो बीच में फ्लूइड है, जो आपको स्निग्धता देने का काम करता है, वो जो है वो कफ दोष का कर्म है। संधियों को बंधन तथा मार्दव, यानी कि बांध के रखने का काम, ठीक है। फिर अंगों को दृढ़ यानी कि स्थिर बनाए रखने का काम, जैसे कि मैंने कहा कि एक एक परमाणु को जोड़ के रखने का काम। फिर शरीर के स्वाभाविक गुरुता, भार, अवृद्धि, तर्पण, व्रणों का रोहन, यानी कि शरीर जो है, ठीक है, उसके अंदर हेवीनेस मेंटेन करने का काम। अगर हेवीनेस नहीं मेंटेन करेंगे तो हवा के साथ हम भी उड़ जाएंगे। तो वो जो वेट मेंटेन करने का काम है वो कफ दोष का है। फिर उसके अलावा बॉडी में जहां जहां पे भी खोखली जगह है, जैसे कि हड्डियां हो गई, हड्डियों के बीच में क्या है, मज्जा धातु। मज्जा धातु के अंदर क्या है, स्नेहांश है। वो स्नेह का अंश कहाँ से आता है,
मेद के अंदर से आता है। ये जितना भी स्नेह का पार्ट है वो क्या है, वो कफ दोष है। अगर आपने मज्जा धातु का चैप्टर अच्छे से पढ़ा सुना होगा तो उसके अंदर बताया है मैंने कि मज्जा धातु जो है वो नेत्र में भी बहुत ज्यादा वास करता है। अगर नेत्र के अंदर यानी कि आपके आईज के अंदर बहुत ज्यादा हेवीनेस आ रही है, दैट मीन्स मज्जा धातु की वृद्धि हो रही है। और अगर आपके आईज में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ रही है, दैट मीन्स मज्जा धातु की जो है वो क्षय हो रहा है। तो वो हेवीनेस और ड्राइनेस इज डिपेंडेंट ऑन मज्जा धातु। मज्जा धातु कुछ नहीं तो भी कफ दोष ही है, जो कि जो खोखली जगह है वहां पे भरने का काम करता है। तो कफ दोष जो है वो पूरण का काम करता है। जहां पे भी हल्कापन है, जहां पे भी शरीर में खोखलापन है, उसको भरने का काम कफ दोष का है। वो काम वो करता है। ठीक है। स्नेहो बंधना स्थिर तत्व गौरव, गौरव इस कर्म की वजह से। वृश्यता यानी कि वीर्य को बढ़ाने का, बॉडी को हर जगह पे नरिशमेंट देने का काम जो है। अब वात तो काम कर लिया, वात इधर उधर घूम कर सब चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है। हम एक स्टोरी पैटर्न में समझ के लेते हैं कि वात दोष जो है वो पूरी बॉडी में घूमते हैं। वो पूरी बॉडी में घूमते हुए कफ और पित्त को साथ में लेकर घूमते हैं। ये बताते हैं देखो यहाँ का काम अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, तुम्हें यहाँ का काम करना है, यहाँ का काम नहीं करना है। फिर पित्त और कफ डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ पे उनका कौन सा जगह है, वो अपनी जगह पे काम करेंगे। पित्त जो है वो बॉडी में क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग का काम करता है। ठीक है। वो अब बॉडी में कफ को सब जगह सीमेंट लगाना है तो वो सीमेंट आना भी तो चाहिए। यानी कि आहार रस का पचन जो है वो पित्त दोष करता है, लेकिन आहार रस का ट्रांसपोर्टेशन, उसका प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म वगैरह का जो काम है, वो जो काम है वो कफ दोष का है। ठीक है। फिर वीर्यता को बढ़ाता है, दैट मीन्स नरिशमेंट देने का काम करता है। फिर श्रमा यानी कि जो कफ दोष है, अगर किसी की बॉडी में जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे ठंडे नेचर के होते हैं, वो ऐसे क्षमावान होते हैं। तो ये क्षमा की जो क्वालिटी है वो किसकी वजह से आती है, वो कफ दोष की वजह से आती है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि मन का जो बल है वो बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो लोग माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, माफ करने की जो प्रक्रिया है उनके अंदर ही सबसे ज्यादा होती है। अगर मेरा दिमाग ही शांत नहीं है, मेरे अंदर का जो बल है वो कमजोर है, तो वो क्या होगा कि मैं चिड़चिड़ा नेचर मेरा अंदर होगा, मैं किसी को भी इजीली माफ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरा बल यानी कि मेरा माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा बॉडी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं क्या सोचूंगी, जाने दे, माफ कर दे, मैं ये काम खुद कर लूंगी। तो इस तरीके का जो श्रमा यानी कि ये जो श्रमा वाली जो क्वालिटी है वो कपदोष की है। ध्रुति यानी कि मानसिक स्थिरता, ऐसे लोग जो होते हैं मेंटली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। लोभ यानी कि इनके अंदर बिल्कुल भी ग्रीडीनेस नहीं होती। इनका जो बल होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इनके अंदर का जो पोटेंसी होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है बिकॉज ऑफ द कफ दोष। की क्या होता है कि इनके अंदर सब कुछ खुद कर लेंगे, आराम से सही लेकिन खुद कर लेंगे, ये नेचर आ जाता है। ये नेचर किसकी वजह से आता है, कफ दोष की वजह से आता है किसी भी इंसान के अंदर। फिर कफ कर्म विकारजम यानी कि ये प्राकृत कफ की अवस्था बताई, यानी कि प्राकृत कफ इस तरीके से काम करता है। अब आचार्य चरक ने क्या बताया है कि सोम एवं शरीर श्लेष्मा अंतर्गत, यानी कि जिस तरीके से चांद है, चांद के साथ कंपेयर किया है कि जिस तरीके से चांद है उसी तरीके से श्लेष्मा भी है। चांद क्या है, शीत है। कफ क्या है, शीत है। चांद क्या है, श्वेत इसका है, तो कफ क्या है, वो भी श्वेत प्रकृति का है। तो जिस तरीके से चंद्रमा है उसी तरीके से श्लेष्मा है, ये बताया हुआ है। कुपिता कुपिता शुभ अशुभानि करोति ततः दौर्दृढयम् शैथिल्यम अनुपचयम काश्मर्यम उत्साह पालस्य वृषतां क्लीबताम ज्ञानम अज्ञानम बुद्धि मोहम मेवम आदिनी चापरिणी द्वांदीनिति च। फिर उसके बाद प्राकृत कफ के कार्य बताए हैं। अगर मतलब नॉर्मल कफ है तो वो क्या क्या काम करेगा बॉडी में। अगर कफ अबनॉर्मल यानी कि कफ किसी भी रीजन की वजह से विकृत हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, तो वो क्या क्या काम करेगा। तो दृढ़ तत्व यानी कि बॉडी को मेंटेन रखने का, स्थिर रखने का काम, कि हाँ मेरी ये हड्डी यहीं रहेगी, हिलेगी नहीं इस जगह से, ये काम जो है वो कफ का है। फिर शैथिल्य
यानी कि जब हम नोटिस करते हैं, हम बहुत बार बुढ़ापे में देखते हैं स्पेसिफिकली कि हड्डियां ऐसे हिलती रहती है, दांत जो है अपनी जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं, वो गिरने लगते हैं। तो ये जो शैथिल्य यानी लूजनिंग का जो पार्ट है वो कब आता है, जब कफ जो है वो विकृत हो जाता है। ठीक है। फिर उपचय, यानी कि बॉडी को जो है वो बल प्रदान करने का काम जो है वो कफ का है। फिर बॉडी को बहुत ज्यादा पतला दुबला करने का काम यानी काशर्य मैसिकेशन का काम जो है वो विकृत कफ करता है। उत्साह यानी कि खुशी, हर्ष प्रोवाइड करने का काम जो है वो प्राकृत कफ करता है। फिर आलस्य यानी कि बहुत ज्यादा अंगों में बहुत ज्यादा हेवीनेस, अगर आपका कफ किसी भी रीजन की वजह से विकृत हो गया, बढ़ गया है या कम हो गया, विकृत यानी बढ़ना या कम हो, नॉर्मल नहीं रहना। ठीक है। बढ़ गया है तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा बॉडी में जो है हेवीनेस उत्पन्न हो जाएगी। हेवीनेस जहां पे भी उत्पन्न होगी वहां पे क्या होता है, आलस्य आता है, क्योंकि तम गुण बढ़ जाता है इस वजह से। वृश्यता, क्लीबता, ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, मोह, तो ये सारे कफ के जो है वो कार्य बताए हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि कफ के प्रकार किस तरीके से है, कौन सा कफ बॉडी में किस किस जगह पे कैसे कैसे काम करता है।